हेलो एवरीवन। हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये, और आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम रिसोर्स प्लानिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? देखिए, प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारे देश में जहाँ पे कि जो रिसोर्सेज है उसकी अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ऐसे केसेस में ना एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे कंट्री में क्या है ना कि कुछ रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर जगह पे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी जगहों पे वो उतना ज़्यादा नहीं है, या तो कम है या तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पूरे ओवरऑल कंट्री में रिसोर्सेज हर पार्ट तक पहुंच पाए, सारे लोग जो हैं, जो भी सिटीज़न हैं इंडिया के, वो सारी चीज़ों को यूज़ कर पाएँ अच्छे से, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि अगर हम ये देखें कि जो हमारी कंट्री में कुछ रीजन्स हैं, वो क्या है, वो सेल्फ सफिशिएंट है अगर हम रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की बात करें। ठीक है, लेकिन कुछ रीजन्स जो है वहाँ पे जो वाइटल रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जब हम झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिनरल्स और कोल्ड डिपॉजिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है कि वो जो वाटर रिसोर्स है उसको हम उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि ये जो लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है वो हमारे कंट्री के बाकी जो एरिया है उससे बहुत आइसोलेटेड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा रिच है कल्चरल हेरिटेज के मामले में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया है, यहाँ पे कुछ वाइटल मिनरल्स हैं उसकी भी कमी है। ठीक है, तो इसलिए एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है ऐसे कंडीशन में जहाँ पे कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है किसी भी रिसोर्स के अवेलेबिलिटी में। तो ऐसे में एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट, रीजनल या लोकल लेवल्स पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो रिसोर्स प्लानिंग है इंडिया में, ठीक है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग जो है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा उस रीजन का, जहाँ कंट्री के उस रीजन का जहाँ पे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उसको पहले आप आइडेंटिफाई करो। अब ये आइडेंटिफाई करने में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपको सर्वे करना होता है, मैपिंग करनी होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं उसके भी मेजरमेंट करने होते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशन, ताकि हम क्या जो रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान है उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, जो हमारा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स है उसके अकॉर्डिंगली जो हमें बजट मिला उसके हिसाब से जो है हमें जो लोकल या रीजनल लेवल पे जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हम बना रहे हैं उसको भी हमें मैच करना है। ठीक है, ताकि अगर मान लो कि ओवरऑल इंडिया में अलग अलग रीजन पे हम अलग अलग कोई भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स चला रहे हैं, बट ओवरऑल जो बजट है हमारा पूरे नेशनल लेवल पे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को के लिए जो हमें बजट मिले, तो वो सारे जो रीजनल लेवल पे जितने भी प्लान्स है ना वो उस बजट के अंदर ही हो जाए। ठीक है, ये मतलब ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया, और भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स प्लानिंग की जो बात हम कर रहे हैं ये क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो तभी ही हमने एक प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया था। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करते थे। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। ठीक है, इंडिया के लिए। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम काम करते थे। ठीक है, अब तो खैर प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो जो प्लानिंग कमीशन है वो उसने जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था उस टाइम से ही हम रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने की कोशिश करें। मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना उसमें भी रिसोर्स प्लानिंग की बातें की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, जब हम रिसोर्स की बात करते हैं ना, तो हमें ये तो पता है कि हाँ, रिसोर्स का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ही काफ़ी होती है? तो नहीं, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, ठीक है, या फिर जो टेक्नोलॉजी है उससे वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो रिसोर्स उतना ज़्यादा यूज़फुल या उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तभी वो आपके ओवरऑल इकोनॉमिक या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं लेकिन इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड रीजन्स होते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर वो जो रिसोर्स है उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। और कोई कोई पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे रिसोर्स बेस बहुत पुअर है बट स्टिल वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना कि हाँ, एक रिलेशनशिप है, हम कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो एक उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री बन पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने अगर हम इस बात का मतलब ये जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्स वाला जो रिलेशनशिप है इसको और अगर डिटेल में हम देखें तो क्या है कि अगर हम किसी भी कोलोनाइज्ड कंट्री का मतलब जहाँ पे कोलोनाइजेशन हुआ है वहाँ की हिस्ट्री उठा कर देखें, फॉर एग्जांपल इंडिया की ही बात करते हैं, ठीक है। तो जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनका मेन अट्रैक्शन क्या रहा है? रिसोर्सेज, ठीक है। इंडिया जो है वो रिसोर्स से फुल हुआ करती थी, ठीक है। और जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे बट वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थे, ठीक है। अब जो जब यूरोपियन इन्वेजन हुआ तो मेन मुद्दा था कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स हैं, इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं उसका ही एक्सप्लॉयटेशन करने वो यहाँ आए थे, ठीक है। अब सिंस हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसका इस्तेमाल उतने अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। लेकिन यूरोपियंस जो थे उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। इसलिए वो क्या कर सके, वो एक तो आकर के हमारी कंट्री से उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन किया वो तो किया ही, और उसके ऊपर से उनकी सुप्रीमेसी भी थी, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ से ये प्रूफ होता है कि सिर्फ रिसोर्स होना ही काफ़ी नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया ने जो भी एक्सपीरियंस किया है अपने कोलोनाइजेशन के डिफरेंट फेजेस में, ठीक है, उससे उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया है इंडिया ने अपने डेवलपमेंट में, ठीक है। अगर हम इंडिया की डेवलपमेंट की बात करें, अगर पर्टिकुलरली रिसोर्स डेवलपमेंट की भी बात करें तो इसमें सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं शामिल है बल्कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और जो हिस्ट्री यहाँ के लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ये सारी चीज़ें शामिल है इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के रिसोर्स डेवलपमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हमने तो ये मान लिया था कि नेचर की तरफ से रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है, ठीक है, इसलिए हमने उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों से हमने ये सीखा है कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की भी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स जो होते हैं वो बहुत वाइटल होते हैं किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब अगर हम इसका इस्तेमाल अगर अच्छे से नहीं करते, इसको हम इरेशनल इसका कंजम्पशन करते हैं या ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, तो इससे क्या होगा, इससे सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम्स से अगर हमें ओवरकम करना है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रिसोर्सेज की कंजर्वेशन जो है वो हर एक लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब पास्ट में भी जो भी लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे, उनका भी मेन कंसर्न यही था कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, इससे आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है, इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी जो है उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो रिसोर्सेज हैं उसे कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर
एनीबडीज ग्रीड। देखिए नेचर ने हमें इतना दिया है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके, लेकिन किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। किसी की ग्रीड पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जितना भी चीज़ें आपके पास हैं, अगर ग्रीड है तो ग्रीड भी बढ़ती जाती है, और जो चीज़ें हैं वो उस ग्रीड के लेवल को कभी मैच नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है ना कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक हद तक यूज़ करना ही सही होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपके पास है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का तरीका जो है मतलब कि कोई भी रिसोर्स है वो अगर ऐसे रॉ है उसकी टेक्नोलॉजी आपके पास है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करके इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो ये इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दे तो फिर ये हार्मफुल हो जाता है नेचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि गांधी जी हमेशा से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मतलब जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उसके खिलाफ थे, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी वजह से जो है रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। वो हमेशा से मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, ठीक है। उनका कहना था कि आप उतना ही प्रोडक्शन करो जितने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मत करो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट मत करो रिसोर्सेज को, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमें कोई रिसोर्स मिला है तो हम उसे इस्तेमाल तो करें अपने वेलफेयर के लिए, लेकिन हम उसे आगे की जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें ताकि वो भी इन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो द क्लब ऑफ रोम है इसने भी 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की थी सबसे फर्स्ट टाइम एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। उसके बाद 1974 में शूमाकर ने एक अपनी बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में गांधीयन फिलॉसफी को प्रेजेंट किया था, ठीक है। उसके बाद जो ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है 1987 में ये रिलीज हुई थी, इसमें भी ग्लोबल लेवल पे रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद इस रिपोर्ट ने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की थी सबसे फर्स्ट टाइम। ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, यही रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे बुक्स में भी इसे पब्लिश किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे कि आर कॉमन फ्यूचर करके एक बुक है, इसमें भी इसे पब्लिश किया गया। और फिर जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में 1992 में, उसमें भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को रखा गया था, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने लंबे समय से हम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं और उस रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेकर के आए हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारे स्टेप्स इम्प्लीमेंट भी किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। देखिए लैंड रिसोर्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये नेचुरल रिसोर्स है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लैंड रिसोर्स है इसका ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम और किसी भी मतलब किसी भी एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कहीं ना कहीं वो लैंड रिसोर्स से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब ये जो लैंड रिसोर्स है इसे भी इसे भी इस्तेमाल करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमें इसे इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि इसे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकें, पूरी तरह से इसे भी एक्सप्लॉइट ना करें, इसे भी हम पूरी तरह से क्या कहते हैं डिग्रेड ना कर दें, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया में लैंड के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। तो इंडिया में 43% क्या है लैंड एरिया का प्लेन है, ठीक है। और प्लेन पे हमें पता ही है कि हम
हम एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्रीज है प्लेन्स में, ठीक है। माउंटेन क्या है, वो 30% है टोटल सरफेस एरिया का कंट्री के। और माउंटेन्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना कि ये पेरेनियल जो रिवर्स होते हैं उनके फ्लो को इंश्योर करते हैं, और ये टूरिज़्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी 27% जो है वो प्लेटोज़ हैं। प्लेटोज़ हमें पता है कि ये बहुत रिच होते हैं मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट के रिजर्व्स में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये जो पाए चार्ट आप देख रहे हो ये इसी के रिगार्डिंग है। लैंड में मतलब वही माउंटेन, प्लेटोज़, उनका ही परसेंटेज वहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। जो लैंड यूटिलाइजेशन है उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। फर्स्ट है फॉरेस्ट। हमें पता है कि हमारे कंट्रीज में जो लैंड है वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट होते हैं, कुछ एरियाज जो है वो फॉरेस्ट के अंडर में आते हैं, ठीक है। कुछ लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब वो बैरन और वेस्ट लैंड है, या फिर ऐसे लैंड है जिनके ऊपर सड़कें बनी है, रोड है, फैक्ट्रीज है या घर बने हुए हैं, ठीक है, वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए हैं जो लैंड, वो उनकी कैटेगरीज हैं। उसके बाद है कुछ दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसमें कि एक्सक्लूडिंग अगर फैलो लैंड देखें तो उसमें क्या है, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स हैं, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स जिसमें कि नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, और कुछ वेस्ट लैंड है जिन पे कल्टीवेशन की जा सकती है, लेकिन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं जहाँ पे हमने कल्टीवेशन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद फैलो लैंड्स की कैटेगरी आती है जहाँ पे कि क्या है कि करंट फैलो क्या होता है, जिनपे कल्टीवेशन 1 साल से या फिर उससे कम टाइम तक ही बस नहीं किया गया हो, उन्हें करंट फैलो कहते हैं, ठीक है। और करंट फैलो के अलावा क्या होता है, ऐसे लैंड जिनमें पिछले 1 से 5 साल तक कल्टीवेशन नहीं किया गया हो, उसे वो भी फैलो लैंड्स में की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। और जो नेट सोन एरियाज होते हैं ये क्या होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे कि साल में एक बार या एक से ज़्यादा मतलब मोर देन वंस हम क्या करते हैं, मतलब उसका कल्टीवेशन वहाँ पे होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। देखिए ये जो यूज़ ऑफ लैंड है ना, ये भी डिटरमाइन किए जाते हैं 2 फैक्टर्स से, एक है फिजिकल फैक्टर और एक है ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, और जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो कितना है, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, अगर मतलब लैंड यूज डेटा की बात करें तो, ठीक है। लेकिन जो ये डेटा है ये सिर्फ 93% है टोटल एरिया का, क्योंकि देखिए टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो लैंड यूज डेटा है वो सिर्फ 93% टोटल एरिया का ही है अवेलेबल, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में आसाम को छोड़कर जो एरियाज़ हैं उन वहाँ पे जो रिपोर्टिंग वहाँ की मतलब लैंड यूज़ रिपोर्टिंग जो होती है वो उतने अच्छे से नहीं की गई है, मतलब फुल्ली नहीं हो पाया है वो। और जैसे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज़ हैं जिसको पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ, वहाँ पे भी सर्वे अच्छे से नहीं हो पाते, इसलिए हमारे पास 100% लैंड यूज़ डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 93% ही है। आगे बढ़ते हैं, ये चार्ट उनसे ही रिलेटेड है। देखिए जो लैंड परमानेंट पास्चर के अंडर में आते हैं ना वो भी डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है ना कि देखिए कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है कि हम जो हमारे पास यूज कैटल पॉपुलेशन है उसको फीड कैसे करें, ठीक है। और कुछ लैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे कल्टीवेशन हो तो सकती है लेकिन वो पुअर क्वालिटी के हैं, ठीक है, या और वहाँ पे कल्टीवेशन का कॉस्ट जो है वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो
ऐसे लैंड्स को क्या किया जाता है कि या तो 2-3 सालों में एक बार या 2 बार ही कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर इन लैंड्स को भी नेट सोन एरिया में अगर हम इंक्लूड करते हैं तो जो हमारे कंट्री का नेट सोन एरिया है वो 54% तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। जो पैटर्न होता है ना नेट सोन एरिया का, वो वेरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे कि अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 80% से ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वो नेट सोन एरिया के अंदर में आते हैं। लेकिन अगर वहीं हम अरुणाचल प्रदेश या फिर मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इनकी बात करें तो यहाँ पे 10% से भी कम है, ठीक है। अब अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो अभी क्या है कि फॉरेस्ट एरिया का जो डिज़ायर्ड परसेंट होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो 33% से कम ही है, ठीक है। अभी अगर हम 2022 की बात करें तो अभी भी जो फॉरेस्ट एरिया है हमारे इंडिया में वो 21.71% ही है, ठीक है। जबकि डिज़ायर्ड क्या है 33% है। तो अभी हमें इसके ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो मेन बात ये है कि हमने लैंड को कंटिन्यूसली यूज़ किया है लंबे टाइम से बिना किसी अप्रोप्रिएट मेज़र के, बिना उसे कंजर्व किए, बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना किसी प्लानिंग के, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि लैंड का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जिसका कि बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी सोसाइटी को और हमारे इन्वायरमेंट को, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के इससे और भी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हमारे पूरे अर्थ को हो सकता है, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है ये सारे इनके ही इम्पैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, हमने जो लैंड है उसे हमने हमारे पास्ट जनरेशन के साथ शेयर किया और हम अभी तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इसे बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, ठीक है। हमें इसे इस तरह से यूज़ करना है कि ये सस्टेनेबल हो, ठीक है। जो हमारी 95% है, 95% नीड्स हैं, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ये सब कहाँ से आती है? ये सब लैंड से आती है, ठीक है। और लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसकी वजह से लैंड में डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हो रहा है हमारे अर्थ को, क्योंकि देखिए जो लैंड डिग्रेडेशन है उसकी वजह से जो कुछ नेचुरल फोर्सेस जो है वो भी, उनका भी बैलेंस जो है वो बिगड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आ रहे हैं जिसकी वजह से, और जिसकी वजह से लैंड जो है और ज़्यादा डैमेज हो रही है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में अभी 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है वो डिग्रेडेड है, ठीक है। जिसमें से 28% अगर देखा जाए तो ये फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया की कैटेगरी में आते हैं, 56% जो है वो वाटर इरोडेड एरिया है, और बाकी जो है वहाँ पे सलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट्स की वजह से उनका डिग्रेडेशन हो गया है, ठीक है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन करती है, लैंड डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है। देखिए, जब जो माइनिंग साइट्स होते हैं वहाँ पे एक्सकेवेशन का जब काम चलता है, वो काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद उस जगह को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है ना, डीप स्कार्स और ट्रेसेस हो जाते हैं जो लैंड है वहाँ पे, ठीक है। और इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा यहाँ पे देखें तो यहाँ इन सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया गया है माइनिंग के कामों के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये इन सब जगहों पे ओवरग्रेजिंग की वजह से डिग्रेडेशन हुआ है। मतलब ओवरग्रेजिंग जो यहाँ पे एक मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का, इंक्लूडिंग अदर फैक्टर्स, ठीक है। अगर हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सारी जगहों पे देखें तो यहाँ ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इरिगेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब हम इरिगेशन करते हैं तो
वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, और वाटर लॉगिंग होने की वजह से क्या होती है ना कि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लैंड के ऊपर, ठीक है। सैलिनिटी और एल्केलिनिटी जो है वो सॉइल की बढ़ जाती है, उससे भी क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेट होते हैं, ठीक है। अब कहीं पे अगर मिनरल प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे कि लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग हो रही है सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है ना कि डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये डस्ट पार्टिकल्स का भी लेयर जो है वो सॉइल के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मतलब वाटर भी अंदर तक नहीं एब्जॉर्ब हो पाता, ठीक है। और इससे भी क्या होता है कि जो लैंड है वो डिग्रेड होते हैं, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं ना, इन्हें बिना ट्रीट किए अगर हम ऐसे ही रिलीज़ करते हैं तो उससे भी हमें पता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन होता है वो तो होता ही है, उसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें ज़रूरत है कि अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो ये लैंड डिग्रेडेशन है इसे सॉल्व करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर डिफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेड हुआ तो आप एफॉरेस्टेशन करो, ठीक है। एफॉरेस्टेशन तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड की क्वालिटी के लिए, ठीक है। और जो ग्रेजिंग है उसमें उसकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो प्लांट है उसका एक शेल्टर बेल्ट्स हमें प्लांट करना चाहिए, ठीक है। ग्रेजिंग को, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना है हमें। जो सैंड ड्यून्स हैं उन्हें भी स्टेबलाइज करना है। उन्हें हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, अगर हम थॉर्नी बुशेस वहाँ पे ग्रो करें तो सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो भी स्टेबलाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो जिनको यूज़ करके हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम जो वेस्ट लैंड्स हैं उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। जो माइनिंग है वो माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनका प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल करने की ज़रूरत है। उन्हें डिस्चार्ज और डिस्पोजल करने से पहले उनकी ट्रीटमेंट की जाए ताकि वो लैंड और वाटर डिग्रेडेशन को मतलब लैंड और वाटर पोल्यूशन कम करे, ठीक है, और जिससे कि लैंड और वाटर डिग्रेडेशन क्या हो, कंट्रोल हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। देखिए सॉइल जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो है लेकिन इसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है। जो सॉइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, और ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट करते हैं, उनकी मतलब लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे नीचे जो लेवल होता है सॉइल का, वहाँ पे क्या होते हैं, अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, सब स्ट्रेटम होता है वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल का, ठीक है। उसके ऊपर सब सॉइल होते हैं, सबसॉइल वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले, और सबसे ऊपर वाला जो होता है टॉप सॉइल होता है जो अपर सॉइल लेयर होता है। अब इसी लेयर पे प्लांटेशन वगैरह होता है, ठीक है। और ये लेयर जो है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हमें पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं सॉइल में होते हैं, ठीक है। तो सॉइल जो है ये एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन इसको बनने में सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर सॉइल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। जो रिलीफ होते हैं पेरेंट रॉक या बेड रॉक या क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, ये सारे क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए कि जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं सॉइल में उनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सॉइल्स में हमें पता है कि ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ह्यूमस, ठीक है। अब जो भी फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन में, उनके बेसिस पे ही क्या होता है कि सॉइल का कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है।
अब अलग अलग रिलीफ फीचर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटेशन, इन सब के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के सॉइल आते हैं, मतलब सॉइल को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सॉइल के टाइप को अगर देखें तो फर्स्ट हम देखेंगे एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या है? ये एल्यूवियल सॉइल्स जो है ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड और इम्पॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन है वो एल्यूवियल सॉइल से ही बना है, मतलब एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन आपको इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में मिल जाएगा। ये जो एलुवियल सॉइल्स होते हैं ये किसके द्वारा डिपॉजिट होते हैं? ये 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम है जिसके थ्रू ये डिपॉजिट होते हैं, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये एलुवियल सॉइल्स आपको नॉर्दर्न होल इंटायर नॉर्दर्न प्लेन पे तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन और साथ ही साथ ये राजस्थान और गुजरात में भी मिलते हैं थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, और ये एलुवियल सॉइल आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के डेल्टास पे आपको मिलेंगे। ये जो एलुवियल सॉइल्स होते हैं इसमें वेरियस प्रोपोर्शन में आपको सैंड, सिल्ट और क्ले देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे हम रिवर वैलीज की तरफ अंदर जाते हैं, रिवर वैलीज के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि ये सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं एलुवियल सॉइल में ये आपको बड़े दिखेंगे, मतलब एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इन कंपेरिजन टू अदर एरिया बिगर साइज में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो पीडमोंट प्लेन्स होते हैं ना वहाँ पे एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और बड़े होते हैं, ठीक है। अब अगर हम अगर हम सिर्फ साइज़ के अलावा बात करें तो जब हम एज की बात करें तो एज के बेसिस पे भी जो एलुवियल सॉइल है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जो ओल्ड एलुवियल्स होते हैं उसे बांगर कहते हैं, ठीक है, और जो न्यू एलुवियल्स होते हैं उन्हें खादर कहते हैं। जो बांगर सॉइल्स होते हैं ना इनमें कंकर नोड्यूल्स वगैरह जो होते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू खादर, ठीक है। और जो अब सिंस खादर जो होते हैं उनमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि बांगर के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन होते हैं, इसी वजह से वो और फर्टाइल होते हैं, ठीक है। मतलब बांगर के कंपैरिजन में खादर जो होते हैं वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एलुवियल सॉइल जो होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है। ये जो एलुवियल सॉइल्स होते हैं इनमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, इनका ना एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आइडल होते हैं शुगर केन, पैडी, वीट, कुछ सेरेल्स और पल्स क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब सिंस ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं इसलिए जहाँ पे एलुवियल सॉइल वाला जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, ये इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है और ये डेंसली पॉपुलेटेड भी होता है, ठीक है। और अगर ये एलुवियल सॉइल ड्रायर एरिया में हो तो वो ज़्यादा अल्कलाइन होते हैं, तो उन्हें भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन के बाद प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे है ब्लैक सॉइल। ये जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं ना ऐसा इन्हें रेगर सॉइल्स भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये जो सॉइल्स होते हैं इनका जो कलर है वो क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जो पेरेंट रॉक मटेरियल है जिससे ये बना है और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उसका इम्पैक्ट होता है। जो ब्लैक सॉइल होते हैं उनके मतलब सॉरी जो जिस पेरेंट रॉक मटेरियल से ये ब्लैक सॉइल बने हैं और जो जहाँ पे ये बने वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थे इनका इम्पैक्ट होता है इसके कलर में, ठीक है। जो ब्लैक सॉइल होते हैं ये बहुत आइडल होते हैं कॉटन के ग्रोथ के लिए, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। जनरली ये पाए जाते हैं डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में, बसाल्ट वाले रीजन में, और ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटोज में ज़्यादा पाए जाते हैं और ये वहाँ पे लावा फ्लोज से बने हैं, ठीक है। ये जो महाराष्ट्र के प्लेटो हैं, सौराष्ट्र है, इन रीजन्स में ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो है ये ज़्यादा पाए जाते हैं। मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इन सब जगहों में ये पाए जाते हैं। और ये कहाँ तक एक्सटेंड है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी अलॉन्ग गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, ठीक है। ये जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं ये एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल से बने हुए होते हैं जिन्हें कि क्लेई मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जाने जाते हैं अपनी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी की वजह से, ठीक है।
और इसके अलावा इस सॉइल में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। ये सारे न्यूट्रिशंस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं ब्लैक सॉइल्स में, ठीक है। और लेकिन ये जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं जनरली ये इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। और ये गर्मी के मौसम में इन सॉइल्स में ना क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और जो ये क्रैक्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल में एरेशन जो होता है वो प्रॉपर वे में हो पाता है। ये क्रैक्स उस चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सॉइल्स स्टिकी होते हैं, जब गीले हो जाते हैं तो ये स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं। और मतलब कि इनके ऊपर मतलब इन पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक इसको इमीडिएटली इसके ऊपर प्रॉपर मतलब टेलिंग ना हो जाए, ठीक है। मतलब कि ये जो जैसे ही फर्स्ट बारिश होती है ना तो क्या होता है कि ये सॉइल स्टिकी हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट बारिश होती है इसकी टिलिंग कर दी जाती है, इसकी जुताई कर दी जाती है ताकि ये क्या हो इसके मतलब इसको प्रॉपरली यूज़ किया जा सके, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको यूज़ करना जब ये एक बार स्टिकी हो जाते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेड एंड येलो सॉइल। ये जो रेड सॉइल्स होते हैं इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये जहाँ पे लो रेनफॉल वाले एरियाज़ में क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जनरली ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेटोज़ के वहाँ पे पाए जाते हैं। जो येलो और रेड सॉइल्स होते हैं ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन और अलोंग द पिडमन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इन सब जगहों पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सॉइल का जो रेड कलर है ये जिस रॉक से बनते हैं उन रॉक्स में जो मतलब जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक है या इग्नियस क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है, उसमें जो आयरन का डिफ्यूज़न होता है उसकी वजह से इनका कलर रेड होता है, ठीक है। और ये कलर येलो तब होता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आगे लेटराइट सॉइल। ये क्या होते हैं, ये जो वर्ड है लेटेराइट ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड लेटर से जिसका मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। जो ये लेटेराइट सॉइल होते हैं इनका डेवलपमेंट उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो और बहुत हैवी रेनफॉल हो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब अगर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो उसकी वजह से क्या होता है लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंटेंस लीचिंग होती है, ठीक है। अब इंटेंस रेन की वजह से लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो ह्यूमस कंटेंट होता है इस सॉइल में वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पर्टिकुलरली जो डिकम्पोजर्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं ये हाई टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें ह्यूमस भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, मतलब कम मिलेगा, ठीक है। जो लेटराइट सॉइल होते हैं इनमें फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स का अगर एडिक्वेट डोज मिला दिया जाए तो फिर ये सुटेबल हो जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। ये सॉइल्स मेनली आपको कर्नाटक में केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के जो हिली एरियाज़ हैं और असम, इन जगहों पे आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए जो अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल करके पर्टिकुलरली जो कर्नाटक के जो हिली एरियाज़ हैं, केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पे इन सॉइल को बहुत यूज़फुल बना दिया गया है फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। जो रेड लेटेराइट सॉइल्स हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, यहाँ के जो रेड लेटेराइट सॉइल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं कैजू नट्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एरिड सॉइल्स। ये जो एरिड सॉइल्स होते हैं ना ये इनका कलर जो है वो रेड और ब्राउन के बीच में वेरी करता है, ठीक है। मतलब रेड हो सकता है या रेड टू ब्राउन के बीच में ये कलर वेरी करता है, ठीक है। ये जो सॉइल्स होते हैं ये जनरली सैंडी टेक्सचर के होते हैं और ये सलाइन होते हैं नेचर में, ठीक है। कुछ एरियाज़ में जो क्या होता है कि सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जो कॉमन सॉल्ट है उसे भी ऑब्टेन किया जाता है इन सॉइल्स के ऊपर से इवेपोरेशन करवा के, इन सॉइल के ऊपर से जो वाटर है उसको इवेपोरेट करके। जो ड्राई क्लाइमेट होते हैं और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है इवेपोरेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो ये सॉइल है ये इनकी मॉइस्चर जो है इनमें मॉइस्चर बहुत कम होते हैं और ह्यूमस बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं इन सॉइल्स के वो ज़्यादातर उसमें कंकर होते हैं, ठीक है। और
मतलब कि कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कंकड़ ज़्यादा आपको मिलेंगे एरिड सॉइल्स में। और जो कंकड़ वाला जो लेयर होता है ये बॉटम हॉरिजॉन में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन जो है उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, अगर इरिगेशन को प्रॉपरली यूज़ किया जाए इन सॉइल्स के साथ तो इन्हें कल्टिवेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे इन्हें कल्टिवेबल बनाया गया है। अब है फॉरेस्ट सॉइल्स क्या है, ये जनरली आपको हिली और माउंटेनस एरियाज में मिलेंगे जहाँ पे सफिशियंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये इन सॉइल का टेक्सचर जो है वो क्या होता है, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे ये बनते हैं और उसके वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से इनका टेक्सचर जो है वो वेरी करता है। ठीक है, ये लोमी होते हैं और सिल्टी होते हैं। ठीक है, वैली साइड्स पे, और कोर्स ग्रेन्ड होते हैं ये अपर स्लोप्स पे। ठीक है, अब हिमालयाज में जहाँ पे स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे ये सॉइल्स जो है वो डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करते हैं, और इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, और इसमें ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जो लोअर पार्ट वैलीज के लोअर पार्ट में जो सॉइल्स पाए जाते हैं वो पर्टिकुलरली क्या होते हैं कि एल्यूवियल होते हैं। ठीक है, और वो फर्टाइल्स होते हैं। सॉरी, मतलब कि जो ये सॉइल्स जो जहाँ पे वैली के लोअर पार्ट्स में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली जो रिवर टेरेसेस पे या एल्यूवियल फैंस पे पाए जाते हैं वो फर्टाइल होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखिए जो सॉइल कवर का अगर डेन्यूडेशन हो रहा है या सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन हो रहा है सॉइल कवर, तो उससे सॉइल इरोजन होता है। मतलब जैसे अगर कहीं पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स नहीं है तो क्या है कि वो बारिश होती है तो हम देखते हैं कि जो लैंड जो सॉइल है वो बहता है, सॉइल का जो ऊपर लेयर है ना वो पानी के साथ बहता है। ठीक है, तो ऊपर का लेयर जो है उसका सब्सिक्वेंट वॉशिंग हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, ये जो सॉइल इरोजन का प्रोसेस है और सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना होता है दोनों में। लेकिन क्या हुआ है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब हुए हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, इनकी वजह से जो है सॉइल इरोजन और ज़्यादा होने लग गया है। ठीक है, हालांकि कुछ नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड है, ग्लेशियर्स है, वाटर है, ये भी सॉइल इरोजन करते हैं। ठीक है, अगर कोई रनिंग वाटर है तो उसकी वजह से क्लेई सॉइल्स जो होते हैं वो उनमें कटिंग आ जाती है और वो डीप चैनल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसे गलीज कहते हैं। ठीक है, और ऐसे लैंड जो होते हैं ये कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होते, इन्हें बैड लैंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है वो तो होता ही है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की जो जड़ें होती है ना वो सॉइल्स को होल्ड करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जो वॉशिंग डाउन वाला जो प्रोसेस है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अगर बारिश होती है, अगर प्लांट्स नहीं है तो ओपन अगर ग्राउंड है तो वहाँ पे अगर घास भी नहीं है, प्लांट्स भी नहीं है, तो सिर्फ ऐसे मिट्टी मतलब है, अगर सिर्फ ऐसे सॉइल है तो वो लूज हो जाते हैं उनके पार्टिकल्स, और वो हवा से भी इधर उधर मतलब कि हवा से भी ऊपर वाला लेयर जो है वो डिस्टर्ब होता है, और अगर बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ भी वो बह जाता है। ठीक है, तो इससे सॉइल इरोजन होता है। अगर हम एफॉरेस्टेशन करें तो उससे हम सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, अब चंबल बेसिन में जो ऐसे जो लैंड होते हैं ना, जो बैड लैंड्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रेविन्स कहते हैं। ठीक है, ये टर्म आप याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि जो पानी बहता है, एक लार्ज एरिया में पानी शीट की तरह बह रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है ना कि टॉप सॉइल का जो ऊपर का मतलब एक शीट की तरह टॉप सॉइल भी वॉश्ड अवे हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल इरोजन होता है उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हवाएं जब चलती है तो लूज सॉइल्स जो होते हैं वो अगर वो स्लोप में है तो वो फ्लैट हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से वो सॉइल्स जो हैं वो हवा के साथ वहाँ से बह जाते हैं, कह सकते हैं। तो उससे उससे जो इरोजन होता है उसे हम विंड इरोजन कहते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना कि फार्मिंग के डिफेक्टिव मेथड्स की वजह से भी सॉइल इरोजन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम प्लफिंग कर रहे हैं गलत तरीके से, जैसे कि अगर हम स्लोप्स में अप एंड डाउन प्लफिंग करते हैं तो उससे एक चैनल फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से ना वाटर का क्विक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिससे सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अब अगर हम प्लफिंग कॉन्टूर लाइंस के साथ करें तो उससे क्या होगा ना कि जो वाटर का फ्लो है वो कम होगा, और
इस तरफ की ऐसे जो प्लफिंग की जाती है ना, उसे हम कॉन्टोर प्लफिंग कहते हैं, ठीक है। अब कुछ फार्मिंग के टेक्निक्स हैं जिससे आप सॉइल इरोजन्स को कम कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट हमने कॉन्टोर प्लफिंग देखा, ठीक है। दूसरा है टेरेसेस हम बना सकते हैं, ठीक है। जो स्लोप्स होते हैं ना, उसमें अगर आप टेरेसेस बना देते हो तो उससे भी इरोजन जो है वो कम हो जाता है। इसे टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, ठीक है। क्या होता है कि क्या होता है कि लार्ज फील्ड्स जो होते हैं उन्हें स्ट्राइप्स में भी डिवाइड कर दिया जाता है, और यहाँ पे ना इन स्ट्राइप्स में ना ग्रासेस छोड़ दिए जाते हैं, मतलब ग्रासेस लगाकर छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो ग्रो हों। और ये स्ट्राइप्स जो हैं वो क्रॉप्स के बीच में ऐसे ग्रास के स्ट्राइप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो विंड के फोर्सेस को ब्रेक करते हैं और उससे भी सॉइल इरोजन कम होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे स्ट्राइप क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम लाइन से ट्रीज़ की प्लांटिंग कर सकते हैं शेल्टर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और ये जो रोज होते हैं ट्रीज़ के शेल्टर क्रिएट करने के लिए, उसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं। जो शेल्टर बेल्ट होते हैं ये भी सैंड ड्यून्स को के स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो डेजर्ट एरिया में ये सैंड ड्यून्स के स्टेबलाइजेशन में तो हेल्प करते हैं, और ऐसे भी ये विंड की स्पीड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। उससे भी सॉइल इरोजन कम होता है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे डेजर्ट में ये जो शेल्टर बेल्ट है इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं उसका तरीका क्या क्या, एक तो एफॉरेस्टेशन है, ठीक है, और ग्रेजिंग कम करना, और जो प्लफिंग का जो तरीका है वो उसे थोड़ा इम्प्रूव करना, जैसे कि हम कॉन्टोर प्लफिंग कर सकते हैं, हम टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्राइप्स ग्रासेस के स्ट्राइप्स बना सकते हैं, जिससे कि जो सॉइल इरोजन है वो कम हो सकता है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्लांट्स हैं उसका शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीका जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हालांकि इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल तो था नहीं, आपको इसको मगअप ही करना है फैक्ट्स जो हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन अगर स्टिल आपको कुछ भी टॉपिक है जो अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।